हाय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही आज गुड न्यूज़ है क्योंकि लूसेंट का आज मैं फिगर वाइज लेकर के आया हूँ। लूसेंट का भी एक चैप्टर चल रहा है क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता है। आपको लूसेंट में क्या होता है कि आप लोग जीके पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं वो उस ट्रिक से बताऊँगा कि आपको भूलना नहीं है। भूलने से पहले आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वो कॉपी एक बार पलटाएंगे, आपको फिगर याद हो जाएगा। आज मैं फिगर के थ्रू पूरा लूसेंट बताऊंगा। पूरा लूसेंट नहीं है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर। आज सेकंड चैप्टर इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ, वो है संविधान सभा। संविधान सभा का कुछ एक चैप्टर मैंने ले लिया हूँ 1 से 10 तक। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 से चलूँगा और क्वेश्चन नंबर 11 से मैं ऐसे डिक्टेट नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11-12 चल रहा है, मैं फिगर बताते जाऊँगा, आपका क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको संविधान सभा का क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए इधर, सबसे पहले संविधान सभा गठन का मांग, सबसे पहला टॉपिक है हमारा संविधान सभा की गठन की मांग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा गठन का जो मांग हुआ था क्यों हुआ था। संविधान सभा का गठन का जो मांग हुआ था ये बहुत मतलब कभी किसी ने किसी अधिवेशन में मांग किया, कोई कभी मांग किया, तो उसमें हम लोग पहले देखेंगे सबसे पहले गठन का मांग कब हुआ। तो सबसे पहले गठन का मांग हुआ आपका 1895 में। 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार मांग की गई कि एक संविधान सभा गठन होना चाहिए। और संविधान सभा गठन क्यों होना चाहिए? पहली बात कि ये भारत में एक आज़ाद के बाद भारत को एक संविधान चाहिए, जिस संविधान में एक रूल रेगुलेशन लिखा रहे और उसी के तहत भारत चलेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन एक प्रोटोकॉल चलता है, हर कंपनी का एक नियम होता है, हर संगठन का एक नियम होता है। उसी प्रकार भारत का भी एक नियम होना चाहिए और उसी को बोला गया संविधान। और संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान गठन सभा का गठन होना चाहिए। तो ये सबसे पहला डिमांड 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बाद हम लोग बात करेंगे 1924 में। 1924 में आपका सबसे बाद जो डिमांड रखा था 1924, इसमें दो चीज है। एक स्वराज पार्टी ने रखा था, स्वराज पार्टी 1924 में। और फिर और डिमांड किसके द्वारा हुआ था? ये 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये 1924 में डिमांड हुआ था। उसके बाद फिर बात करते कि 1924 के बाद फिर बात कब हुआ कि 1936 में फिर कांग्रेस एक अधिवेशन में कांग्रेस विदाउट किसी सपोर्ट के द्वारा, जनता के द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप का ये मांग किया गया था। कब? 1936 में कांग्रेस विदाउट हस्तक्षेप। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका कॉपी में उस तरह दिखे, और इंग्लिश हिंदी मिक्स करेंगे तभी आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आप हिंदी लिखिएगा तो भूल जाइएगा, इंग्लिश लिखिएगा तो भूल जाइएगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स रखिएगा तो आपको याद हमेशा रहेगा। ठीक है, तो 1995, 1924, फिर 1936 में एक और कहाँ पे रखा गया था बताइए? 1936 में फैजपुर अधिवेशन। देखिए अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन एक बहुत बड़ा, जैसे आप अभी आप रैली सुनते हैं ना, इस रैली में
उसी प्रकार उस वक्त अधिवेशन हुआ करता था और अभी भी अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में देखेंगे आप, स्वदेशी जागरण मंच का देखेंगे, तो इन लोगों का एक साल में एक बार एक ही जगह, पूरे भारत में एक जगह होगा, सारे लोग एकजुट होते हैं और बड़ा बड़ा निर्णय, बड़ा बड़ा उद्घोषणा वो सब वहाँ पे होता है। तो उसी प्रकार 1936 में फैजपुर अधिवेशन में ये मांग रखा गया कि एक संविधान सभा का गठन की जाए। उसके बाद वयस्क मत अधिकार के अनुसार, वयस्क मत अधिकार के आधार पर नेहरू ने, यानी वयस्क मताधिकार के अनुसार ये डिमांड रखे कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ये वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग रखा था कि ये संविधान सभा गठन की जाए। और संविधान, एक भारत को एक संविधान होना चाहिए, ये इच्छा किसने जताई थी? भारत को एक संविधान होना चाहिए, तो इच्छा किसने जताई थी बताइए? संविधान होने की इच्छा किसे जताई थी? M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने ये इच्छा जताए थे कि भारत को एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ये आधार किस आधार पे होगा? जो आधार था, आधारभूत, किसी भी चीज का आधार होता है, तो किस आधार पे रखा गया? ये रखा गया आपको कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ये पूरा, अगर क्वेश्चन आता है संविधान सभा गठन की मांग या संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था, तो 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर, लिखे के आधार पर 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर ये संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1924 में ये संविधान रचना हेतु, यानी 1924 में संविधान, भारतीय संविधान रचना हेतु एक भारत को एक संविधान का प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। कब? 1924 में। और 1924 में एक चीज और हुआ था, संविधान का रचना हेतु संविधान सभा का विचार रखा गया था। कब? 1924 में। समझ में आया? 1924 में संविधान के रचना हेतु संविधान सभा का विचार रखा गया था आपका 1924 में। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है आपको किसके आधार पर 1942 में किसके आधार पर यह निर्णय हुआ कि 1942 में किसके आधार पर संविधान सभा का रचना, संविधान होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, किसके आधार पर? तो ये आपको 1942 में किसके आधार पर? तो ये आपका आंसर आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के आधार पर ये था क्रिप्स मिशन 1942 के आधार पर। और उसके बाद एक औपचारिक रूप से पारित किया गया, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। कौन? औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से प्रतिपादन कौन? एम एन रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया कि संविधान सभा का गठन किया जाए। उसके बाद इसको मूर्त रूप से प्रस्तुत किसने किया इसको? तो मूर्त रूप से
जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप से प्रस्तुत किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये रहा आपका फिगर। इस फिगर में बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के याद करने के तरीके अलग है, तो ये तरीका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसी चैप्टर में अगले टॉपिक पर चलते हैं। और ये फिगर कंप्लीट हो गया, उसका फिर अगला देखिए। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य, तो एक तय हो गया था कि इतना होना चाहिए। किसी भी संविधान से कोई भी सभा, कोई भी संगठन बनता तो उसमें ये तय होता है कि कितना मेंबर होना चाहिए। तो संविधान सभा के टोटल मेंबर जो बोला गया था, तय हुआ था कि 389 मेंबर होने चाहिए। कितना? 389। 389 में तीन तरह का था। एक हमारा 289 292 है। 292 कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से कितना? 292। और आपका 93 जो थे ये देसी रियासत से थे। देसी रियासत। देसी रियासत से कितने? 93। अच्छा देखिए इसको 93। और बच गया जो 4 कमिश्नरी से। कमिश्नरी से कितने? टोटल 4 थे। 4 कमिश्नरी से, 93 देसी रियासत से और 292 ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर आना था। इतना तो आना था। इतना मिलाकर के आपको 389 होता। 389 सदस्य। और 389 सदस्य में कितने निर्वाचित होकर के आए थे पता है? कांग्रेस के, सिर्फ कांग्रेस के 292 ब्रिटिश प्रांत में से आपका सिर्फ कांग्रेस जो होकर के आए थे, कांग्रेस निर्वाचित होकर के आए थे कितना? 208। सिर्फ 208 ही कांग्रेस थे, जो 292 ब्रिटिश प्रांत से मात्र 208 आए थे। उसके बाद एक चीज गौर कीजिएगा कि ब्रिटिश प्रांत में एक फिक्स किया गया कि इतने लोगों पर एक प्रतिनिधि आएंगे। कितना? एक प्रतिनिधि। तो एक ब्रिटिश प्रांत यानी एक प्रांत अगर फिक्स किया गया कि एक प्रांत से एक प्रतिनिधि और फिक्स था कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होंगे। और इसके बाद जब पुनर्गठन हो गया जो 1947 में जब पुनर्गठन हो गए, तो 1947 पुनर्गठन के बाद कितने बच गए, ये आपको क्वेश्चन आएंगे कि 1947 के पुनर्गठन के बाद कितने बच गए। 389 में बच गए कितना? 299। मात्र 299 बच गए थे, जो कि 389 में से 299 बच गए। और बच गए मतलब समझे रह गए, इतने ही रह गए थे, बाकी सब हट गए। और उसके बाद 299 में 70 थे आपका देसी रियासत से। देसी रियासत कितना? 70। और 229 ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से 229 और देसी रियासत से कितना? 70। 229 प्लस 70 कितना हुआ? 299। इतने 1947 में पुनर्गठन के बाद इतने ही बच गए थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये 10 लाख तो आपका फिक्स है, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। क्वेश्चन जब आएगा आप समझ जाइए, सब सारा क्वेश्चन है जीके क्वेश्चन का, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। 208 कांग्रेस से हो क्या है, ब्रिटिश प्रांत से 292, 93 देसी रियासत, 4 कमिश्नरी से टोटल 389, एक प्रांत से एक प्रतिनिधि 10 लाख की आबादी पर। 1947 पुनर्गठन के बाद
299 बच गए, तो 299 70 देसी रियासत है, 229 ब्रिटिश प्रांत से। बड़ा शॉर्ट में देखे, बनाने में टाइम लगा, लेकिन आपको मैंने रिवाइज के अंदर मात्र 30 सेकंड भी नहीं लगे, आपको रिवाइज कर लेंगे पूरा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य हो गए, उसके बाद अगला देखते हैं। अब लोग बात करते हैं संविधान सभा में जो इतने प्रांत से आए थे, कौन सा प्रांत भाग नहीं लिया। तो इसमें देखिए प्रांत कौन सा भाग नहीं लिया, यहां लिखिए भाग नहीं लिया। कौन? ये थे हैदराबाद। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपना अलग संविधान सभा चाहते थे, बहिष्कार किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपना अलग संविधान सभा चाहते थे कि मुस्लिम के लिए अलग संविधान सभा होना चाहिए था। उसके बाद ये किस आधार पर बांटा गया? जो निर्वाचित सदस्य थे वर्गीय मताधिकार के अनुसार बांटा गया था। वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार यानी जो क्लास होता है, ऐसा नहीं कि किसी क्लास को छोड़ दिया, जैसे आज भी होता है तो जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, तो उसी तरह वर्गीय मताधिकार के अनुसार उसमें भी बांटा गया था, इतना होना चाहिए। और ब्रिटिश बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर भी तो चुना गए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, बी आर अम्बेडकर किस प्रांत से आए थे? तो ये थे बंगाल से चुने गए थे। बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे। कौन? अम्बेडकर। बी फॉर बंगाल, बी फॉर अम्बेडकर। क्लियर? उसके बाद अगला जो है कि इसमें टोटल कितने समिति थे? टोटल समिति 13 समिति थे। कितना थे? 13 समिति। उसके बाद 13 समिति में से बहुत सारे समिति को मैं अभी अध्यक्ष, क्वेश्चन आते हैं किस समिति के कौन सा अध्यक्ष है, तो वे मैं बता देता हूं। और इसका गठन, संविधान सभा का जो गठन हुआ, कब हुआ है? गठन हुआ आपका 1946 में, जुलाई 1946 में इसे गठन हुआ, स्थापना हुआ। और गठन के वक्त गठन से पहले आप इसको समझिए, चुनाव भी 1946 में ही हुआ था, जुलाई में। और उसके बाद गठन हो गया आपका, गठन हो गया 22 जुलाई 1946 को गठन हुआ। और ये पहला अधिवेशन गठन जिस दिन हुआ था, उस दिन वो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली। क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट अधिवेशन, पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन क्या थे? ये अस्थायी सदस्य थे, ये परमानेंट संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन फिर भी दिल्ली फर्स्ट अधिवेशन में ये सच्चिदानंद सिन्हा जिस दिन गठन हुआ, उस दिन ये अस्थायी सदस्य थे। क्या थे? अस्थायी सदस्य। और इसको लिखिएगा आप ब्लू कलर से, ताकि आपको याद रहेगा। अस्थायी सदस्य। क्लियर है? और जब ये अस्थायी सदस्य ये 22 जुलाई 22 जुलाई को नहीं है यहाँ पे, ये 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर को गठन हुआ था। 9 दिसंबर को दिल्ली अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्षता की। लेकिन जब 9 दिसंबर को अस्थायी रूप से अध्यक्षता की, तो 2 दिन बाद, अगले यानी 2 दिन, 11 दिसंबर को
1946 यहाँ पे नियुक्त किया गया परमानेंट सदस्य जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन हुए? ये परमानेंट हो गए, परमानेंट सदस्य। यानी क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन आपका, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला फिगर मैं बताऊंगा, धीरे 1 बाय 1 फिगर मैं बताते जाऊंगा और क्लियर होते जाएगा। चले नेक्स्ट फिगर देखिए सर, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया क्योंकि आपको शायद वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में निकल रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। देखिए सर, इस समिति के अध्यक्ष है, समिति के अध्यक्ष का फिगर है ये, और इसका जवाहरलाल नेहरू, मैंने इंग्लिश हिंदी और मिक्स करके लिखा है ताकि अगर आप ये भूल जाए तो ये याद रखें, ये भूल जाए तो ये याद रखें, कुछ ना कुछ आपको याद हो रह जाएगा। अब क्या, जवाहरलाल नेहरू किस किस चीज के, दो चीज के वो समिति के अध्यक्ष है, और दोनों है संघ शक्ति। एक संघ शक्ति है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरा था संघ संविधान, संघ संविधान, संघ संविधान का ये, और प्लस संघ शक्ति। यानी इसको कैसे याद रखना है कि संघ को किसने चलाया? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने संघ को चलाया, इसलिए संघ जहां भी आ जाए समझ जाइए जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद वार्ता, वार्ता इसको यहां लिखना है, वार्ता और प्लस प्रक्रिया। दो सभा के अध्यक्ष हैं, दो समिति के अध्यक्ष, एक वार्ता समिति और दूसरा प्रक्रिया समिति। तो वार्ता के भी यही थे, प्रक्रिया भी यही थे, यानी पढ़े लिखे जो थे, पढ़े लिखे तो सब थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा माना जाता है, अभी भी आप लोग चर्चा करते हैं, तो उस तरह से याद कीजिए कि जो पढ़े एकदम राष्ट्रपति बन गए, सोचिए कितने पढ़े लिखे होंगे राष्ट्रपति बने, तो उसके लिए वो बहुत मतलब मोटिवेट करना, बात करना, कैसे बात करना है और प्रोसेस कैसे करना है, इनको जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वार्ता प्लस प्रक्रिया को किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप तैयार किया, यानी जो अभी बोला जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन, किसको माना जाता है इसको, क्योंकि प्रारूप इन्होंने दिया। तो प्रारूप समिति या मसविदा, प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप अम्बेडकर, संघ जवाहरलाल नेहरू, वार्ता प्रक्रिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सरदार पटेल के क्या थे? ये आपको प्रांत से रिलेटेड, प्रांत को, किस प्रांत को शामिल करना, किस प्रांत को बाहर निकलना, कैसे शामिल करना, ये सब सारा साम दंड भेद सब इनको आता था। और एक मूल अधिकार, मूल अधिकार, एक मौलिक अधिकार होता है, एक मूल अधिकार होता है। तो मूल अधिकार और प्रांत, यानी प्रांत प्लस मूल अधिकार, मूल अधिकार कैसे मनवाना है, किसको कैसे मनवाना है, ये सब सरदार पटेल, क्योंकि सरदार पटेल का एक मूवी है, आप जरूर देखिएगा, अभी नहीं बहुत पहले का मूवी है सरदार पटेल के नाम से, आज मूवी देखिए समझ में आ जाएगा कि कैसे बात करते थे। के.एम. मुंशी, ये है आपका कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी होगा तो उसको कार्य दिखते, कौन कार्य चलाता है? अब कार्य हमेशा मुंशी ही चलाता है, तो वैसे याद रखिए कार्य संचालन किसने किया? मुंशी ने। जे.बी. कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति, यानी इसको कैसे याद रखना है कि
जैसे कृपा, कृपलानी है ना, तो कृपा से याद रखिए कि झंडा पे कोई कृपा नहीं कर सकते हैं। झंडा का अपना रूल है, आपको फॉलो करना ही होगा। ये मत समझिए कि सैल्यूट करके मैंने झंडा पे मैंने कृपा कर दिया, झंडा पे कृपा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झंडा को आदर करना हमारा और आपका परम धर्म है और मुझे करना ही होगा, ये रूल है। ऐसे झंडा आज के डेट में कोई भी झंडा निर्माण नहीं कर सकता। झंडा में निर्माण करने का एक पार्टिकुलर संस्था और एक ही संस्था निर्माण कर सकता है, बाकी मार्केट में कोई संस्था निर्माण करने का अधिकार नहीं है। समझ में आया? इसलिए झंडा जीवी कृपलानी, कृपा से याद रखिए, कृपा झंडा, झंडा पे कोई कृपा नहीं कर सकते, झंडा कृपलानी है ना। कार्य संचालन के मुंशी, प्रारूप अम्बेडकर, संघ से रिलेटेड या संघ चलाया नेहरू ने, और वार्ता प्लस प्रक्रिया किसको कौन संभाले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रांत मूलाधिकार कैसे बनवाना है? राजेंद्र प्रसाद। बस इतना याद रखना, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। देखिए एक चीज और बताना भूल गए थे, अंबेडकर जो प्रारूप समिति थे इसके टोटल 7 सदस्य थे। कितने? प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के 7 मेंबर होना निश्चित हुआ था कि 7 मेंबर इसका होना चाहिए। और 29 अगस्त 1947 को ये गठन हुआ था। कौन? प्रारूप समिति। तो 19 अगस्त 1947 को जो गठन हुआ है, 7 मेंबर होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन आएंगे कौन कौन नहीं थे, कौन कौन मेंबर थे। तो कौन कौन मेंबर थे आप इसको देख लीजिए। एक है मोहम्मद सदाउल्लाह, और फिर एक आता अलाउद्दीन, एक है अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, मोहम्मद सदाउल्लाह 2, और तीसरा थे के.एम. मुंशी थे। सॉरी, ये तीसरा है आपका डीपी खेतान, और चौथा थे के.एम. मुंशी। ये मेन क्वेश्चन आता है, और इसमें से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसको रेड पेन से लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। सरदार पटेल क्या थे? नहीं थे। और नेहरू भी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। एक क्वेश्चन को रेड पेन से नोट कर लीजिएगा। और मोहम्मद सदाउल्लाह जैसे याद रखेंगे, अल्लादी याद आ जाएगा, डीपी खेतान, के.एम. मुंशी, ये चारों क्वेश्चन याद रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलाउद्दीन, डीपी खेतान, के.एम. मुंशी। खेतान पंखा और मुंशी चलाने वाला। मुंशी ने पंखा को चलाया, किस पंखा को? खेतान पंखा को। और कब चलाया? जब सदाउल्लाह और अल्लादी कृष्ण स्वामी और सदाउल्लाह दोनों जब गेस्ट आपके रूम पर आए, गर्मी लगा, पंखा चलाया। कौन? खेतान पंखा चलाया। किसने चलाया? मुंशी ने। और किसके लिए? ये अंबेडकर प्रारूप समिति के मेंबर थे। ओके, अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। देखिए इधर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। और एच.एच. बैग, एक क्वेश्चन है, एच.एच. बैग आपका मेंबर थे या नहीं थे? आपको क्या करना? सदस्य नहीं थे, यानी बैग सदस्य नहीं थे। निर्णय किसके आधार पर लिया गया था? सहमति समायोजना के आधार पर। सहमति प्लस समायोजना के आधार पर निर्णय लिया जाता था, जो भी हुआ था। ओके, फिर अगला मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें बताऊंगा संविधान के आधार पर, संविधान सभा, संविधान भारत के संविधान तो उसके आधार पर मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना तक के लिए आपको धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना अच्छा कर सकते हैं मेरे लिए सपोर्ट में। आपका सहयोग रहा तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।